हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अंकुर वबेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का अर्थशास्त्र। हम कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 2 यानी कि पाठ 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। मतलब कि इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं कि लोग जो है वो भी एक संसाधन है, जिनको हम मानव पूंजी भी कहते हैं। हमने ये पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी कि जो जनसंख्या है वो कैसे मानव पूंजी बनती है, वो कैसे मानव संसाधन बनती है, उस पर हमने बात करी थी कि उस पर आप अगर शिक्षा में, प्रशिक्षण में निवेश करते हैं तो इससे इंसान निखर कर आएगा और वो सीख कर आएगा, फिर उसका उपयोग आप कर पाएंगे अधिक उत्पादन के तौर पर। उदाहरण के तौर पर हमने सकल और बिलास के उदाहरण लिए हुए थे। सकल जिसके ऊपर प्रारंभिक अवस्था में या प्रारंभिक दौर में शिक्षा पर काफी निवेश किया गया था, बाद में फिर उसने सॉफ्टवेयर का कोई एक कोर्स किया, फिर अच्छी कंपनी ज्वाइन की और उसको अच्छा, मतलब ये निवेश होने के बाद वो काम करता था और उसको एक अच्छी सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई थी। बिलास का भी हमने देखा था कि वो पढ़ नहीं पाया, स्कूल नहीं जा पाया, अपनी माँ की तरफ से भी मछलियां बेचनी पड़ी और फिर आमदनी कम होती थी, मुश्किल से घर परिवार चला पा रहा था। ये बातें हम देख चुके थे, इन बातों के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे कि ये ऐसा कुछ वहां पर था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जनसंख्या की गुणवत्ता, चूंकि हम जनसंख्या को मानव पूंजी कैसे बनाएंगे ये वाला हथियार हम समझ चुके थे। हथियार समझ रहे ना, वो मत ले आना हथियार। हथियार मतलब टूल, औजार के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो औजार है वो क्या था। हमने देखा था कि इंसान को क्या किया जाए, पढ़ाया जाए, प्रशिक्षित किया जाए और उसका स्वास्थ्य अच्छा किया जाए तो इंसान क्या होगा, एक पूंजी में कन्वर्ट हो जाएगा और एक ऐसी पूंजी जो दूसरी पूंजियों का उपयोग कर पाती है। मानव पूंजी, भूमि पूंजी, संपत्ति और दुनिया भर में जितनी भी पूंजियां उनका उपयोग कर पाने वाली एक ही पूंजी है, जिसको आप मानव पूंजी कहते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई पूंजी किसी दूसरी का या अपने आप का उपयोग नहीं कर पाती है। ये बातें हम देख चुके थे। आज हम बात करेंगे गुणवत्ता के बारे में, जनसंख्या की गुणवत्ता। तो इसमें कई सारे चरण आएंगे, जैसे शिक्षा के बारे में बात करनी होगी, हमें स्वास्थ्य के बारे में बात करनी होगी, हमें बेरोजगारी के बारे में बात करनी होगी। तो हम जनसंख्या की गुणवत्ता के तहत आज शिक्षा पर बात करेंगे। अगले 2 वीडियो के अंदर हम क्या बात करेंगे, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जाना जाता है अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए। मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको यहां पर मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि शिक्षा की, जनसंख्या की गुणवत्ता क्या कहलाती है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे आएगी? तो भाई हमने देखा हुआ था या हम जानते थे कि जनसंख्या में कैसे क्लास आएगा, कैसे उसमें स्तर बढ़ाया जाएगा और स्तर बढ़ेगा तो क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता बढ़ जाएगी। ये वाली बात हम जानते थे। अब ये कैसे बढ़ेगी? तो हमने पिछले वीडियो में, चूंकि अगर आप देखें 2 प्रकार के इंसान में खड़े कर दूं, एक पढ़ा लिखा और एक आप देखें कि थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा जैसा होगा, अनपढ़ टाइप का होगा। तो फिर क्या करें, मान लीजिए कि 2 इंसान हमने खड़े कर दिए। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है आपके पास और एक अनपढ़ व्यक्ति है। अब है तो दोनों इंसान ना, पढ़ा लिखा और अनपढ़, ये दोनों क्या है तो इंसान ही ना। इंसान कह दें या व्यक्ति कह दें, इंसान कह दें या व्यक्ति कह दें, कुछ भी कह दें, है तो दोनों, पढ़ा लिखा होगा या अनपढ़ होगा, है तो दोनों क्या, इंसान या व्यक्ति, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब एक इंसान, जैसे मैं खड़ा हुआ हूं, अगर आप ये देख लें कि मैं कुछ बोलूं ना, फटे पुराने कपड़े पहन लूं, या ये मान लो मेरे अंदर से शिक्षा निकाल दी जाए, इंसान ऐसे ही होगा ना, उसकी 2 आंखें होंगी, 2 कान होंगे, 2 हाथ होंगे, एक नाक होगी, है ना, एक मुंह होगा, एक गला होगा, है ना, 2 पैर होंगे, एक पेट होगा और अपनी पेट पूजा हर इंसान करता होगा। पेट पूजा समझते हो ना, भोजन सबको लगता होगा। तो अब मतलब अगर सारे इंसान ऐसे ही हैं, चूंकि आपको अंतर तो और कुछ कर नहीं पाते ना, इसके अलावा किसी की कोई क्वालिटी, किसी को 3 आंख हो, किसी को 4 हाथ हो, उसके 2 मुंह हो, है ना, ऐसे तो होंगे नहीं ना आदमी, है क्या, ऐसे तो नहीं होंगे ना। तो इंसान तो सब एक से होगा। अब इसमें भी आप कैसे ला रहे हैं, एक को आप कह रहे हैं पढ़ा लिखा, एक को कह रहे हैं अनपढ़। पढ़े लिखे का मतलब, कहने का सिर्फ पढ़ा लिखा लिख दिया, इसका मतलब यह है कि उस इंसान के ऊपर प्रारंभिक अवस्था से मेहनत की गई, जब शुरुआत से उस इंसान के ऊपर, चूंकि हम जैसे इंसान ये सब मिलकर बनाते हैं क्या, जब ज्यादा संख्या में हो जाते हैं तो इनको ही हम क्या कह देते हैं, जनसंख्या कहलाना स्टार्ट हो जाता है। ये सब क्या कहलाते हैं, इन सबको पॉपुलेशन या जनसंख्या कहा जाता है। अब जो भी इंसान है, जो भी आया है, तो वो पैदा होगा, पैदा होने के बाद वो अपना बचपन जिएगा, बचपन के बाद जवानी में आएगा, बुढ़ापा आएगा और मर जाएगा। ये दुनिया में हर इंसान का साइकिल है।
ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो कह दे कि भाई बोले अब तो हम पैदा हो गए, मरवा के तो कोई दिखाए बोले हम मर ही नहीं सकते। भाई सबका टाइम फिक्स है, सबका एक समय आता ही है। कुछ चीजें छोड़ दो, आपके कई सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनकी उम्र बहुत होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो पैदा हुआ है, जो जन्मा है, उसको मृत्यु की तरफ तो जाना ही है, ये बात आप मान के चलेंगे। तो जब मरना ही है तो अब मान लीजिए कि हम पैदा हो गए तो अपने आप खाना पीना मिलता रहेगा, तो बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे फिर बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो फिर चले जाएंगे, ये चलेगा। लेकिन इस बीच में उस इंसान को अच्छा कैसे बनाए, उसकी क्वालिटियां कैसे सुधारी जाएं, उस पर करेंगे हम निवेश, मतलब उस पर करेंगे हम खर्चा, उसको देंगे हम समय। क्या खर्चा करेंगे? उसको देंगे हम शिक्षा, उसको हम एजुकेशन में डालेंगे। तो पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ क्या हुआ है ना, पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ हुआ है कि उसको शिक्षा डाली गई यहां पर, फिर उसको दिया गया है प्रशिक्षण। क्या दिया गया है? प्रशिक्षण। और उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है। जब ये सब बातें आप करेंगे तो शिक्षा मिली है तो पढ़ लिख गया, प्रशिक्षण ट्रेंड हो गया, स्किल्ड हो गया, कौशल आ गया उसके अंदर, स्वास्थ्य अच्छा ज्यादा काम कर सकता है। अगर ये बातें आप किसी इंसान के साथ, किसी जनसंख्या समूह के साथ करते तो जनसंख्या की क्वालिटी बढ़ जाती है। अब ये किताबें पढ़ सकता है, ये इसकी तुलना में ज्यादा समझ सकता है, ये ज्यादा हेल्दी है, इसको बार बार अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, हमने उदाहरण देखे थे। तो ये क्या हो जाएगी, उस जनसंख्या की अगर ऐसी काफी बड़े समुदाय में कर दिया गया, काफी बड़े मतलब बड़े ग्रुप में कर दिया गया, तो इससे क्या होगा, उनकी क्वालिटी सुधर जाएगी, जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होगा। मतलब क्या है कि अगर आपको जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार करना है तो साक्षरता दर, मतलब आपको शिक्षा, इसको हम क्या कहते हैं, आपको शिक्षा सही करनी होगी, शिक्षा बढ़ानी होगी, लोगों को और सिखाना होगा। जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों का स्वास्थ्य, आपको हेल्थ अच्छी करनी होगी। जब आप हेल्थ अच्छी करेंगे, मान लीजिए कि हमारा शरीर सही काम करता है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो हमारी जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो रेट है वो भी अच्छा होगा, औसत उम्र हमारी ज्यादा हो जाएगी। और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण है ना, कौशल मतलब जो स्किल है उसको भी बनाना। तो साक्षरता दर ठीक हो गई, स्वास्थ्य सही हो गया, कौशल कैसे आएगा, ट्रेनिंग से आएगा, स्किल कैसे आएगी, सीखते सीखते आएगी। तो स्किल की बात हो गई, यहां पर ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण की बात हो गई। ये सभी चीजें निर्भर करती हैं कि वहां की गुणवत्ता क्या होगी, वहां की जनसंख्या की गुणवत्ता क्या होगी। क्लियर बात? अब ये जनसंख्या जो है वो देश की समृद्धि दर भी निर्धारित करती है। जो जनसंख्या की गुणवत्ता है, अगर जनसंख्या, जैसे आप उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, हमने एक उदाहरण लिया था जिसको आपने, जापान का उदाहरण शायद आपको याद होगा। जापान में प्राकृतिक चीजों का कोई भी उत्पादन नहीं होता है, लेकिन वहां के लोगों ने, मतलब वहां की जनसंख्या की गुणवत्ता इतनी अच्छी हो गई है, पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, इस कारण से उस देश को आप देखेंगे दुनिया की 4-5 टॉप अर्थव्यवस्थाओं में आता है। तो क्या है, ये जो जनसंख्या की गुणवत्ता है देश की समृद्धि दर भी निर्धारित करती है। जितनी अच्छी गुणवत्ता होगी उतना अच्छा समृद्धि दर भी हमारा होगा, उतने अच्छे तरीके से हम ग्रोथ भी करेंगे। साक्षर और स्वास्थ्य है ना, साक्षर और स्वास्थ्य जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। मतलब अगर हम बात करें कि जो साक्षरता है, साक्षर मतलब पढ़े हैं, साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा होना, तो जो आप अगर साक्षरता आपके पास है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो जनसंख्या क्या है, ये संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं कि अगर ये अच्छी रहेंगी तो वो पॉपुलेशन अच्छा काम कर पाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये अलग अलग फोटो ऐसी बताई गई है, हंसते खेलते चेहरे, ऐसा ही देश होना चाहिए, व्यक्तियों को हंसते रहना चाहिए। तो कब हंस पाएंगे? जब किसी प्रकार का कोई कष्ट उनको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में, फिर से हम सकल का उदाहरण लेते हैं। जीवन के आरंभिक वर्षों में सकल की शिक्षा ने, सकल को चूंकि अगर आरंभिक वर्ष मतलब क्या हो गया कि उसने केजी से पढ़ना स्टार्ट किया होगा और 12वीं तक पढ़ा होगा, ये तो स्कूलिंग हो गई इसकी। इसके बाद फिर उसने क्या किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, उसने कुछ शिक्षा इच्छा ली होगी, उसने उसके द्वारा कुछ कंप्यूटर का कोर्स लिया गया था, हमने देखा था कि उसने कुछ कंप्यूटर का कोर्स लिया था। और इसके बाद फिर उसको क्या मिल गई थी, जॉब मिल जाती है, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है। जब ये अच्छी सी नौकरी उसको मिल जाती है, इस अच्छी सी नौकरी मिलने के बाद है ना, इसको क्या मिलेगी, अच्छी सी नौकरी के बदले में सैलरी मिलेगी। लेकिन क्या ये पहले दिन से मिल सकता है? क्या आपने पहले दिन पढ़ाई करी, पहले दिन नौकरी मिल जाएगी? नहीं। क्या होगा कि आपको काफी लंबा समय इसमें देना पड़ेगा। आपने स्कूल पढ़ा, ग्रेजुएशन पढ़ा, तो आरंभिक वर्षों में शिक्षा पर जो निवेश हुआ था वो अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल देने लगा। अब ये क्या होगा, अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन एक बार फल देगा कि जिंदगी भर देगा? अच्छी नौकरी लगेगी तो क्या है, जिंदगी भर सैलरी आएगी और बढ़ बढ़ के आएगी। समझ रहे ना, बहुत बढ़ बढ़ के आएगी, है ना, पैसा बढ़ते चला जाएगा, ऐसे होता चला जाएगा आपका। तो फिर क्या है कि बल्ले बल्ले हो जाती है फिर। तो इसलिए क्या है, पढ़ना चाहिए, साक्षरता दर अच्छी करनी चाहिए।
हमने देखा सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत, आगत का मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनपुट। क्या है? एक महत्वपूर्ण आगत या इनपुट है, क्योंकि यहां पर इसको सिखाया गया, उसके ऊपर शिक्षा दी गई, निवेश किया गया शिक्षा का उसके ऊपर, उसके बाद फिर वो क्या हो पाया, आगे बढ़ पाया, अच्छी जॉब पा पाया। तो स्कूल जाना है, इस तरीके से पढ़ना है। ये स्कूल की फोटो इसलिए हमने लगाई है कि जाएं, पढ़ें और अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, ताकि आप भी जैसे सकल हो गया है ऐसे ही हमें भी अकल आ जाए और हम भी अच्छे पढ़ लिख जाएं। शिक्षा जो है, शिक्षा क्या क्या मौके खोलती है, या हम ये देखेंगे सकल को भी इससे क्या क्या फायदा हुआ था। तो शिक्षा जो है वो नए क्षितिज खोलती है, आपको नए स्तर मिलेंगे, नई नई जगह मिलेंगी, नई नई लाइनें मिलेंगी। आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। तो पढ़ने से ये नई आकांक्षाएं, जब हम पढ़ जाते हैं, हम देख लेते हैं दुनिया, हम आगे जब हायर एजुकेशन पढ़ जाते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कुछ, तो हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं बदल जाती हैं। जैसे आप अभी हो सकता है कि स्कूल में पढ़ रहे हो तो कुछ लोगों का सपना हो इंजीनियर बनने का, कुछ का हो डॉक्टर बनने का, लेकिन जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको हो सकता है कई सारे लोग रिसर्च फील्ड में जाएं, कई सारे लोग साइंटिस्ट बने, कई सारे लोग व्यापार की फील्ड में जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये नई आकांक्षाएं देती है शिक्षा। जीवन के मूल्य विकसित करती है शिक्षा। हमारी लाइफ की कीमत क्या है? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने समय की कीमत समझेंगे, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो समय की कीमत समझेंगे। नहीं पढ़ना है तो क्या है, खाओ पियो ऐश करो। जानवर भी धरती पर पैदा होता है, वो भी पैदा होने के बाद हम दो हमारे दो और ये करता रहता है। वो पैदा होगा, उसका एक बच्चा होगा, उसका एक बच्चा होगा, जनसंख्या जानवर भी बढ़ाता है और जनसंख्या हम भी बढ़ाते हैं। हमने क्या प्रोडक्टिव किया, हमने क्या अच्छा उत्पादन किया कि जिससे हमें, हमारे परिवार को, हमारे मोहल्ले को, हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को, हमारे प्रदेश को, देश को फायदा हो गया। जानवर भी तो है ना, आपने देखा ना, बकरी हर 6 महीने में 2 बच्चे देती है, तो उसमें हम में क्या फर्क है? पैदा हो गए, चले गए, खाया पिया, वो भी खाती पीती है, खाया पिया, फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर खा लिया, फिर सो गए, फिर उठ गया। तो ऐसे में क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें अपने जीवन की कीमत समझनी पड़ेगी ना। जीवन की कीमत आप कब समझेंगे? जब आप पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। इसलिए शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा ने ये द्वार जो है वो सकल को भी इनके माध्यम से लाभ मिला, सकल को भी ये द्वार खुले। अब बात आती है कि समाज के विकास में शिक्षा का योगदान होता है। मतलब चाहे कोई लोग पढ़े हों, चाहे कोई लोग ना पढ़े हों, तब भी शिक्षा का योगदान समाज के विकास में होता है। शिक्षा से क्या होगा? मान लीजिए कि सकल ने अभी नौकरी की है, बाद में हो सकता है कि सकल क्या करे, कोई कारखाना डाल दे। इसने कोई जॉब की है, और जॉब की है तो इसकी सैलरी क्या है? बहुत ज्यादा है, सैलरी इसको अच्छी मिल रही है, हाई पैकेज पर ये है। शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति ने फैक्ट्री डाल दी। कोई व्यक्ति था राम नाम का, उसने क्या कर दिया? फैक्ट्री यहां पर डाल देता है, और जैसे ही फैक्ट्री डालेगा तो वो भी क्या करेगा? कई सारी जॉब क्रिएट करेगा। कई सारी जॉब क्या होंगी, है ना, कई सारी जॉब क्या करेगा? कई सारी नौकरियां वो निकालेगा। अब देखना क्या होगा। शिक्षित व्यक्ति को जब नौकरी मिली, आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, आपकी तनख्वाह ज्यादा होगी, तो आपके पास समय थोड़ी सा कम होगा। जब समय थोड़ी सा कम होगा तो फिर अपन क्या करेंगे? जब कम समय होगा तो हमें क्या करना होगा? फिर हम एक खाना बनाने वाले को लगा लेंगे, भैया तुम खाना बना देना, है ना। एक हमारे पास खाना बनाने वाला होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हमारे यहाँ पानी लाने वाला भी होगा कि नहीं होगा? हमारे यहाँ दूसरी सुविधाएं प्रदान करने वाले लोग भी होंगे। हो सकता कि जो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जो हमारे कपड़े धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, या और दूसरे काम कर रहे हैं, हो सकता कि वो सकल के बराबर ना पड़े हों, या हमारे आपके बराबर ना पड़े। फिर भी जो हम पढ़ गए तो हम ज्यादा कमाने लगे, तो हमारी कमाई से इन लोगों को भी फायदा होना स्टार्ट हो गया। तो अब ये क्या है? समाज का हिस्सा, उसमें अलग अलग व्यक्ति आ गए। ऐसे ही आपने अगर पढ़ लिख कर बढ़िया फैक्ट्री डाल दी तो उसमें हर प्रकार के व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, पढ़े लिखे व्यक्ति को भी मिलेगी, अनपढ़ को भी मिलेगी, और आसपास जो काम करते हैं, रहते हैं, उनको भी मिलेगी। चूंकि जब आप कहीं फैक्ट्री डालेंगे तो आपके यहां पर काम करने वाले लोग आएंगे, उनको खाने की जरूरत है, रेस्टोरेंट चलेगा, कभी चाय पिएंगे तो चाय की दुकान चलेगी, आना जाना होगा तो रिक्शे वाला चलेगा, फोन करना होगा तो टेलीबूथ वाला, रिचार्ज की दुकान चलेगी। तो मतलब क्या हो गया? शिक्षा अगर आपने दे दी है और लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, तो जो कम शिक्षित भी हैं उनको भी शिक्षा के माध्यम से फायदा होता है। इसी कारण से हम क्या कह रहे हैं कि शिक्षा समाज के विकास में भी योगदान देती है। क्लियर बात? आगे बढ़े। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में भी बढ़ोतरी करती है ना, वृद्धि करती है। ये क्या है? वृद्धि करती है। क्या करती है? वृद्धि। उसको भी बढ़ा देती है, उस पर भी वृद्धि कर देती है उसको, है ना।
अब क्या करें भाई, कैसे बढ़ोतरी करेगी, क्या कैसे आएगा ये कि मतलब राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ेगी? चूंकि आप जब आपने कमाना स्टार्ट कर दिया और आपके जैसे कई सारे लोग आ गए, चूंकि हम क्या कहते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या कहलाता है कि देश की सीमा के भीतर एक निश्चित समय में, है ना, एक निश्चित समय के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो आप कोई सेवा उत्पादित कर रहे होंगे, कहीं कारखाने में काम कर रहे होंगे, अच्छा काम करेंगे, प्रोडक्टिव करेंगे, तो राष्ट्रीय आय में भी योगदान देंगे। साथ ही साथ सांस्कृतिक समृद्धि जो है उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, उसको भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, उसमें वृद्धि कर देते हैं ना, उसकी वृद्धि, उसको बढ़ा देना, वृद्धि कर देना, ये सब आपका चलता रहता है। तो सांस्कृतिक समृद्धि का मतलब क्या हो गया कि संस्कृति जो है, कल्चरल जो चीजें हैं उनमें भी बढ़ोतरी कर देना, और साथ ही साथ प्रशासनिक कार्य की क्षमता भी बढ़ा देना। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया ना। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच मतलब प्राथमिक शिक्षा क्या हो गई, वो 8वीं तक जो हम खास तौर से पढ़वाते हैं, प्राइमरी 5वीं तक की हम बात करें, 8वीं तक की बात करें, तो सार्वजनिक पहुंच मतलब हर व्यक्ति यहां तक पहुंच सके और उसे गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान, मतलब वो शिक्षा लेगा तो उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, तो ऐसे प्रावधान किए गए। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि हमने देखा था कि भारत में मेल और फीमेल मतलब पुरुष और महिला है ना, ये पुरुष का हो गया और ये महिला हो गया। पुरुष और महिला है भारत में ज्यादा, लेकिन हमने इनकी साक्षरता दर थोड़ी सी कम देखी थी, जबकि पुरुष की साक्षरता दर थोड़ी सी ज्यादा देखी थी। तो हम चाहते हैं कि दोनों क्या हो जाए, बराबर आ जाए। इस कारण से महिलाओं पर हम थोड़ी सा ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि इनको समाज में बराबर का स्थान मिले, घर में बराबर का स्थान मिले, अपने कार्य क्षेत्र में बराबर का स्थान मिले, और इनको कोई हीन भाव से ना देखे, इनको भी सब कोई स्ट्रांग तरीके से देखे। तो इनको इसी कारण से पढ़ाने लिखाने का या उच्च शिक्षा के लिए इनको प्रेरित किया जा रहा है। अब ये एक फोटो आप देख लीजिए, भारत में साक्षरता दर की फोटो दी गई है। भारत में साक्षरता दर का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग फोटो देखेंगे कि इसमें भारत की जनगणना, महारजिस्ट्रार, जनगणना आयुक्त कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये भारत सरकार का एक डेटा है ना, किसका डेटा है, भारत सरकार का एक डेटा है, ठीक है, भारत सरकार का एक डेटा आता है। अब ये डेटा 2021 का है, तो इसमें आपको देखना है साक्षरता दर दी गई है और यहां पर साल दिए गए हैं। 3 कलर बताए गए हैं, तो जो नीला कलर है वो व्यक्ति है टोटल, जिसपे व्यक्ति के अंदर क्या होता है, महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। क्या महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं? और पुरुष तो आप समझ ही रहे हैं, और ये हरा क्या है, इनको महिला कहा गया है। तो अब हमें देखना है यहां पर कि आप देखें 1951 में तो टोटल साक्षरता दर आपकी आ रही थी यहां पर लगभग, अगर हम पा पाए तो 25, 26, 27, 28 के आसपास, है ना, 28 के आसपास अपन मान लेते हैं, 28%। इसमें से अगर पुरुष की देखें तो पुरुष की आपको कितनी मिल रही है, तो पुरुष आपको मिल रहा है लगभग 18 के आसपास, और महिला मिल रही है 10 से नीचे। मतलब पहले साक्षरता दर 1951 में जब भारत आजाद हुआ, पहली सरकारें बनी, तो उस दौरान साक्षरता दर काफी कम थी, देश की भी कम थी, पुरुष महिला में भी कम थी। 1961 में आप देखेंगे बढ़ोतरी दोनों में हुई है ना। आप देख पा रहे होंगे कि पुरुष का जो पहले 20 के नीचे था अब वो 30 के नीचे हो गया, महिला जो पहले 10 के नीचे थी वो 20 के नीचे हो गई, और ओवरऑल जो 30 के आसपास था वो 40 को टच कर गया। 71 में आपने देखा कि अब पुरुष और तेजी से बढ़े, 30 पार कर गए, महिला जो 20 के नीचे थी वो 20 पार कर गई, और ओवरऑल में आप देखेंगे 45-47% के आसपास का हो गया। फिर हम 1981 में देखते हैं, तो आपने देखा पुरुष साक्षरता दर और बढ़ी है। मतलब क्या हो गई है कि यहां पर 30 प्लस थी तो ये 40 प्लस हो गई, और महिला साक्षरता दर जो 20 पार थी वो 30 को टच कर गई है, और ओवरऑल भी बढ़ गई है। ये कितनी पहुंच गई है आपकी, 66-67 के आसपास पहुंच गई है। 91 में क्या हुआ है कि ये 50 पार हो गई है ना, 91 50 पार हो गई, और महिला जो है आप देखें यहाँ पर 30 टच कर रही थी, यहाँ पर 40 टच कर दिया, और ओवरऑल कितनी हो गई है, 60 पार हो गई है। मतलब कि कितना, 64-65 के आसपास हो गई है। 2001 में आप देख रहे हैं कि फिर बढ़ गई है, पुरुष की फिर बढ़ गई है, ओवरऑल फिर बढ़ गई है, महिला भी बढ़ गई है। 2011 में आप देखें कि फिर इसमें बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे करते करते 2018 में जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि 2018 में हम 80% प्लस हमारी ओवरऑल हो गई है। पुरुष भी हमारे 73-74% के आसपास है, और महिलाएं भी हमारी 62-63 के आसपास हैं। तो अगर जब हम तुलना करते हैं ना, हम क्या तुलना करते हैं, जब हम यहां से तुलना करते हैं, कहां से, 1951 से, तो इसकी तुलना में आप देखें कि पुरुष कहां पहुंच गए हैं। ये देखिए पुरुष कहां यहां पहुंच गए हैं पुरुष, इसकी तुलना ओवरऑल कहां पहुंच गए, तो ये थी हमारी स्थिति, और ओवरऑल आप देखें कहां पहुंच गए, ये पहुंच गए हम ओवरऑल। और महिला को अगर आप देखें तो महिला भी क्या है,
मतलब ग्राफ कैसा जा रहा है हमारा, सॉरी पुरुष, आप देख पा रहे हैं कि पुरुष का ग्राफ वो जा रहा है, महिला का ये हरा वाला है, और ओवरऑल तो आप देखें ग्राफ कैसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब हम एकदम बढ़ते ही चले जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे ही। ओवरऑल में अगर आप देखें यहां पर कि ये कुछ 2-3 साल में कुछ ठहराव आया है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिली, लेकिन काफी हम बढ़ गए हैं। तो ये अच्छी चीज है कि शिक्षा में इस तरीके से बढ़ना चाहिए। क्लियर? अब शिक्षा के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो आप देखें कि नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। अब नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा पेपर के लिए। नवोदय विद्यालय खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को डेवलप करने के लिए, उनको शिक्षा की अच्छी क्वालिटी प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। इसमें शहरी क्षेत्र से भी कुछ बच्चे रखे जाते हैं, लेकिन अधिकांश प्रतिशत जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र से लिया जाता है। नवोदय विद्यालय की स्थापना हर एक जिले में की जाती है, प्रत्येक जिले में इसको स्थापित किया जाता है। यहां पर प्रगति निर्धारक विद्यालय इनको कहा गया है। प्रगति निर्धारक मतलब क्या है, ये आपकी प्रगति डिसाइड करते हैं, मतलब आपको आपकी 24 घंटे वहीं, आपका रहना भी वहीं, खाना भी वहीं, आपकी पढ़ाई लिखाई वहीं, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करके निकालते हैं। भारत के अच्छे आवासीय विद्यालयों में से या टॉप क्लास आवासीय विद्यालयों में से नवोदय है। नवोदय को अच्छा माना जाता है और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होती है, अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके बाद आती हैं व्यावसायिक शाखाएं। व्यावसायिक शाखाओं का मतलब क्या होता है, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए विकसित की गई शाखाएं व्यावसायिक शाखाएं। जैसे आप देखेंगे हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ITI करवा देना, उनको पॉलिटेक्निक करवा देना, PPT जो होता है ना, पॉलिटेक्निक हो जाना, तो ऐसी कुछ चीजें करवा देना, या कोई डिप्लोमा करवा देना। तो इससे क्या होगा कि उनको कुछ तकनीकी ज्ञान आ जाएगा, और तकनीकी ज्ञान आ जाएगा तो वो कुछ हो सकता है अपनी दुकान खोलना, उनने ITI कर लिया, मोटर बनाना सीख गए, है ना, पंप जल जाता है तो उसको सही करना सीख गए, लाइट की फिटिंग करना सीख गए। तो इससे क्या होगा, उनको व्यावसायिक तरीके से फायदा मिलेगा, वो व्यवसाय कर पाएंगे। अब बात आती है कि शिक्षा पर योजना परिव्यय, मतलब शिक्षा पर क्या खर्चा होता है, उसके ऊपर हमें बात करनी है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में आप देखेंगे 151 करोड़ का खर्चा हुआ था, जो आज आप 2020-21 में देख पा रहे हैं 99,300 करोड़ का खर्चा है। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं काफी तेजी से यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, काफी तेजी से यहाँ पर बढ़ाया गया है, पैसा बढ़ाया गया है बजट का, ताकि शिक्षा के ऊपर खर्चा किया जाए और हर एक व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच आसान बनाई जाए, हर एक व्यक्ति शिक्षा तक आसानी से पहुंच सके। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय, है ना, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में, उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय क्या है, तो 1951-52 में 0.64% हम व्यय करते थे टोटल GDP का। आजकल कितना करने लगे, 3% के आसपास। और बढ़ाएंगे ताकि शिक्षा और अच्छी हो सके, भारत में और अच्छी क्वालिटी के लोग निकल सके, और फिर वो भारत की उत्पादन क्षमता बढ़ा सके, भारत को और नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2020-21 में थोड़ा सा घट गया है कि 2.8% के आसपास बताया गया है। ये वाले अनुमान के बारे में बताया गया है कि इतना हो गया है। इससे साक्षरता दर 1951 में 18% से बढ़कर लगभग कितनी हो गई है, आपको 2018-51 से बढ़कर 51 में 18 से 20% थी, जो बढ़कर कितनी हो गई आपकी 2018 में 85% के आसपास हम पहुंच जाते हैं। तो ये शिक्षा में सुधार हमें देखने को मिला, और उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ा, बिना खर्चे के सुधार नहीं हो सकता। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का ना केवल अधिकार है कि उसका पढ़ना लिखना ना केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने और उनके अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए जिम्मेदार है। मान लीजिए अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि भाई सबसे पहली चीज तो हमको बोला गया कि शिक्षा का अधिकार, आप कई बार पढ़ते होंगे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार आपको है तो, लेकिन शिक्षा के अधिकार बस से आप क्या कर लेंगे जब आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं होंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी यह है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा का अधिकार मिल गया, आप स्कूल चले गए, तो आप शिक्षा मिलने से, कि शिक्षा का अधिकार मिलने से फायदा क्या है, तो इससे फायदा यह है कि आप अपने कर्तव्य, आपकी ड्यूटी क्या है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तरक्की कैसे करनी चाहिए, इनका ठीक प्रकार से आप पालन कर पाते हैं। साथ ही साथ देश में आपकी ड्यूटी क्या है, देश के लिए आपकी ड्यूटी क्या है, देश ने तो आपको अधिकार दे दिए, लेकिन आपका क्या दायित्व बनता है देश के लिए, तो यह भी आपको अच्छे से जानकारी हो पाती है। जो अधिकार आपको मिले हैं उनका भी आप ठीक तरीके से उपयोग कर पाए, इसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि असमानता अगर कोई करता है ना, असमानता अगर कोई करता है, छुआछूत अगर कोई करता है, तो उसको दंडनीय अपराध बोला गया है। लेकिन हमको पता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है कि हम कहां पर उसकी शिकायत करेंगे, कैसे हम शिकायत करेंगे, कैसे समानता की बात की गई है, क्या किया गया, हम जानते ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है, शिक्षा। जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी तो आप समझ पाएंगे। तो शिक्षा को इसके लिए अनिवार्य बना दिया गया है।
जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया गया है। विभिन्न भागों में अगर आप देखें, खास तौर से जनसंख्या में हम जातिगत ना बांट कर, है ना, क्योंकि अगर हम इसको लिंग आधारित बांट दें कि आपके पास दो प्रकार की जनसंख्या है, एक पुरुष जनसंख्या और एक महिला जनसंख्या है। ऐसा इसलिए बांट रहे हैं कि आप देखेंगे किसी भी समाज में, चाहे वो किसी जाति से संबंधित हो, किसी धर्म से संबंधित हो, अगर आप पाते हैं तो आप पाएंगे कि वहां पर पुरुष का वर्चस्व थोड़ा सा ज्यादा है, महिला का थोड़ा सा कम है। अधिकांश समाज में आप ऐसा पाएंगे, अधिकांश वर्ग में आप ऐसा पाएंगे। तो ये जो अंतर है पुरुष और महिला का, इस अंतर को कम करने की बात की गई है कि भाई इस अंतर को हमें कम करना है। बहुत अंतर है, इनको समाज में अच्छा स्थान प्राप्त है, इनको नहीं है। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये नहीं पढ़े लिखे हैं। तो इसलिए जरूरी क्या है कि इनको ये अपने अधिकार, जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकार का उपयोग कैसे कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि उनको शिक्षित किया जाए, वो शिक्षा को जान पाए, शिक्षा आ पाए उनके अंदर, तो वो समझ पाएंगे कि भैया हमारे अधिकार क्या है, वो आवाज उठा पाएंगे। हम जानते भी हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। मतलब अगर 100 महिला है और 100 पुरुष हैं तो उसमें आप पाएंगे कि 86 के आसपास, मान लीजिए 100 पुरुष अगर पढ़े लिखे हैं तो सिर्फ 86 महिलाएं ही पढ़ी लिखी हैं। मतलब 16 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। मतलब अगर हम भारत को भी हमने पुरुष और महिला के आधार पर बांट दिया, अब अगर हम ग्राम और शहर के आधार पर बांट देते हैं ना, अगर हम ग्राम और शहर के आधार पर बांट देते हैं, ग्राम शहर के आधार पर बांटने पर, है ना, जैसे ही आप गांव और शहर के आधार पर बांटते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि 14.2% का अंतर मिलेगा। और ये कहां पर ज्यादा है, तो ये शहर में ज्यादा है। शहर में थोड़ी से लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, गांव में थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगा। बहुत कम नहीं, लेकिन शहर की तुलना में कम देखने को मिलेगी साक्षरता। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94%, जबकि बिहार में 62%। तो आप देश में भी देख सकते हैं कि प्रदेश के हिसाब से भी बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। भारत का ही एक प्रदेश है केरल, जहां पर साक्षरता दर 94, और अगर आज की बात करें तो 99। आज की बात कर रहे हैं, जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आज की बात करेंगे तो 99 के आसपास। और बिहार में कितनी है, 62। तो कितना अंतर है अगर हम प्रदेश क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं। 2019-20 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 7,78,842 लाख से भी अधिक गांव में फैली है। मतलब इतने गांव हैं हमारे यहां पर, है ना, तो इतने गांवों के अंदर ये व्यवस्था फैली हुई है कि इतने से भी अधिक, है ना, 7,78,842 से भी अधिक गांव में फैली हुई है और हर एक गांव को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। दुर्भाग्यवश, मतलब ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। मतलब क्या कर दिया है, कहने का मतलब क्या है, अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा यहां पर, है ना। देखो कहना क्या चाह रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहां पर लगभग 7 लाख, मैं बस 7 लिख लेता हूं, लगभग 7 लाख के आसपास गांव में शिक्षा प्रणाली फैली हुई है। तो इसमें शिक्षा प्रणाली फैली हुई है, तो इसमें जो अगर आप यहां पर देखें ना, कितने इतने गांव में फैली है, लेकिन स्कूल शिक्षा का जो विस्तार है, शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई को बीच में छोड़ने, तो इसमें स्कूल हमारे खुल गए हैं। तो इन स्कूल में समस्या क्या आ रही है, तो इन स्कूल में समस्या ये आ रही है कि शिक्षा का निम्न स्तर है। शिक्षा के निम्न स्तर से क्या मतलब होता है, शिक्षा के निम्न स्तर से मतलब होता है कि किस प्रकार की शिक्षा आपको प्रदान की जा रही है। अगर क्वालिटेटिव एजुकेशन आपको दी जा रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाई जा रही है तो अच्छी बात है, नहीं सिखाई जा रही तो फिर समस्या वाली बात है। और शिक्षा को बीच में छोड़ देना, मतलब आपने स्कूल में एडमिशन लिया, 1 या 2 वर्ष आपने पढ़ा, फिर स्कूल को आपने छोड़कर क्या कर दिया, स्कूल को छोड़कर आप आगे बढ़ गए। तो इन दोनों चीजों से बड़ी समस्या यहां पर आ रही है। क्लियर बात, चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात यहां पर यही की गई है कि भाई निम्न स्तर है तो, और दूसरा क्या है, पढ़ाई को बीच में छोड़ने से क्या हुआ, उच्च दर जो है वो कमजोर हो गई। नहीं तो हमारी साक्षरता और क्या होती, और ऊपर जाती है। अभी हम पूरे देश में 90% के आसपास पहुंच गए होते। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के, ना 14 वर्ष की जो आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्वाधिक अभियान, है ना, सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण कदम रहा है, या इसका योगदान भी अच्छा रहा है। सर्व शिक्षा है ना,
कि सब पढ़ें सब बढ़ें, ऐसा नारा दिया गया कि ताकि आप सबको यहाँ स्कूल ले जा सके, सभी लोग पढ़ें, कोई ड्रॉप आउट होकर बाहर ना आए, कोई स्कूल छोड़े ना। छोड़ने की दर का मतलब क्या है? मान लीजिए कि हमने मेहनत करके किसी बच्चे को तैयार किया कि वो स्कूल तक गया और स्कूल जाने के बाद किसी कारण से उसको स्कूल छोड़ना पड़ा, तो साक्षरता नहीं बढ़ी। स्कूल में एडमिशन बढ़ गया लेकिन उसने छोड़ दिया, उसने कुछ सीखा नहीं, तो साक्षरता नहीं बढ़ी। जरूरी क्या है? बच्चा स्कूल में जाए, जाने के बाद पूरी पढ़ाई करे, तभी वो साक्षरता ले पाएगा, शिक्षा ले पाएगा, तभी वो साक्षर बन पाएगा। राज्यों, स्थानीय सरकारों, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की है समयबद्ध पहल है। कैसी? इसमें कौन कौन शामिल कर दिए? राज्य को, राज्य के साथ स्थानीय सरकारें जो लोकल गवर्नमेंट होती है, और प्राथमिक शिक्षा है, और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक लक्ष्य हमें प्राप्त करना, तो इसके लिए हमने समुदाय की सहभागिता, मतलब मान लीजिए कि हम कोई गांव में गए हैं, कोई रामपुर नाम का गांव है, और उस रामपुर नाम के गांव में हम क्या गए हैं कि भैया यहां पर चलते हैं और इस गांव में हम कुछ स्कूल वगैरह या सर्व शिक्षा अभियान के तहत, तो यहाँ ये रामपुर किसी राज्य में होगा तो राज्य सरकार ने भी कुछ योगदान दिया होगा। किसी जिले में आता होगा, कोई यहाँ का सरपंच होगा, मतलब वहां की ये स्थानीय सरकार हो गई। साथ ही साथ है ना, ये स्थानीय सरकार, साथ ही साथ उस गांव के लोगों ने भी बड़ा योगदान दिया होगा, तो ये सहभागिता हो गई। वहां के जो लोग हैं वो भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई अच्छा स्कूल खुल जाए। तो इन सबके प्रयासों से, इन सबकी कोशिशों के चलते हम क्या कर रहे हैं, जो सर्व शिक्षा अभियान है, वो जो केंद्र सरकार की समयबद्ध पहल के समय के साथ इसको हमें करना है, वो एक अच्छी चल रही है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लॉटो शिविर, अभी हम बात करेंगे सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लॉटो शिविर में। आप लोग सेतु पाठ्यक्रम, जिसको ब्रिज कोर्स भी कहते हैं, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। जो कक्षा में आए हैं, अगली कक्षा में आना है, उनके ऊपर एकदम से लोड ना हो, पाठ्यक्रम चुनने का मौका, ऐसी कुछ बातें देना, वो सेतु पाठ्यक्रम है। स्कूल लॉटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए दोपहर का भोजन भी चालू कर दिया गया है कि ताकि आपका पोषण भी सही रहे, इस कारण से खाना भी देने लगे। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है और हो भी रही है। अब सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लॉटो शिविर क्या है? तो सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम एवं स्कूल लॉटो शिविर कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यह था कि अनपढ़ वयस्कों को शिक्षित करना, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। इस कारण से ये दो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए, जिसको हम कहते हैं सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लॉटो शिविर। आपके स्कूल में कई सारी क्लासेस में हम लोग जैसे स्कूल विजिट करने जाते हैं तो हमने देखा है कि वहां पर ब्रिज कोर्स की कुछ किताबें चलती हैं, आपकी भी चलती होंगी। तो आप अपनी किताबों को देखिए और बताइए कि ये क्या है, कमेंट कीजिए इनके बारे में, क्या आप बताइए, है ना, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपकी क्लास में, आपके स्कूल में जो ब्रिज कोर्स चल रहा है वो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आप देखिए 12वीं योजना, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई, उसमें उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में 27% तक वृद्धि हुई है। पहले मान लीजिए कि कुछ भी हो रहा था, उसमें 27% की वृद्धि। मान लीजिए पहले 100 लोग एडमिशन ले रहे थे, अब 27 और बढ़ गए, 127 हो गए। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती रही है। दुनिया भर में अगर हम उच्च शिक्षा में नामांकन की बात करें तो 26% है, भारत में 27% है, हम 1% ज्यादा ही कह सकते हैं। इससे क्या होगा कि यह रणनीति पहुंच में वृद्धि है, गुणवत्ता सुधारने का एक स्कीम है कि शिक्षा में जाएंगे तो इससे जनसंख्या की गुणवत्ता सुधारनी है। राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है ना। ये जो रणनीति बनाई गई है कि भाई जो एडमिशन करने हैं तो गुणवत्ता में सुधार करना, विशेष पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने, जो परिवर्तन राज्य सरकारें करती है उसको स्वीकार करना, व्यवसायीकरण करना और सूचना प्रौद्योगिकीकरण का जो जाल बिछाना जगह जगह, इन सबको लक्ष्य बनाकर ये काम कर रही है। प्रयास दूरस्थ, क्या प्रयास हमें करना है? तो प्रयास ये है कि दूरस्थ शिक्षा है ना, प्रयास जो है वो दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। दूरस्थ मतलब होता है कि दूर जो स्थापित है, सुदूर दूर स्थापित है, थोड़ी से डिस्टेंस पर, तो वहां पर औपचारिक, अनौपचारिक, डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ का मतलब क्या, डिस्टेंस लर्निंग, और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने का भी इनने ध्यान रखा है कि यहां पर हम शिक्षा देंगे।
पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। विश्वविद्यालय, मैंने बिहार विश्वविद्यालय की फोटो लगाई है, कृषि विश्वविद्यालय है वहां का। ऐसे हर राज्य में विश्वविद्यालय कई हैं, हर राज्य में हैं, प्रमुख शहरों पर हैं, कई सारे विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे, विश्वविद्यालय देखने को मिलेंगे। 1951 से 2019-20 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन और अध्यापकों की भर्ती को अभी हम सारणी 2 में देखते हैं और हमें पता चलेगा कि क्या हमारी सारणी क्या है। ये सारणी है, ये सारणी क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या, नामांकन और संकाय। यहां पर वर्ष हमारे पास आ गया है महाविद्यालयों की संख्या, कॉलेज की संख्या, विश्वविद्यालयों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षक, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। 1950-51 में हमारे पास महाविद्यालयों की संख्या थी 750, विश्वविद्यालय थे 30, विद्यार्थी थे 2,63,000 और यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी शिक्षक और यूनिवर्सिटी कॉलेज सब कुछ मिलाकर 24,000 के आसपास। यह आप लगातार देख पा रहे हैं कि नंबर बढ़ते गया है और 2019-20 में आप देखेंगे कि हमारे पास महाविद्यालयों की संख्या 44,374, विश्वविद्यालयों की संख्या 1,236, विद्यार्थियों की संख्या हो गई 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,82,75,207 और शिक्षक, यूनिवर्सिटी और कॉलेज कितने हो गए? 12,07,204। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो खर्चा किया है, सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए हैं, वो सभी कार्यक्रम क्या हो पा रहे हैं? यहां पर काम में आ पा रहे हैं। वो सभी कार्यक्रम यहां क्या हो रहे हैं? उनका उपयोग यहां पर किया जा रहा है। ये आप देख पाए, ये स्रोत जो है वो स्रोत कहां से लिया गया है? तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट है 2019-20 वहां से ली गई है। आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है, तो वहां से इसको लिया गया है। तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाता है ना, हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं वीडियो। ये वाला टॉपिक हमने देख लिया कि भाई जनसंख्या की गुणवत्ता और शिक्षा, इनको हमने यहां पर कंप्लीट किया। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आपको मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर है ना, मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल भी है, उस पर आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर और मैग्नेट ब्रेन्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर भी मिलेंगे। तीनों जगह वीडियो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं, आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कई सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं जो बिल्कुल निःशुल्क हैं, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे आपको एंट्रेंस एग्जाम देने हो, चाहे आपको कंपटीशन के एग्जाम देने हो, कहीं पर भी किसी प्रकार की पेमेंट की बात नहीं की जाती है। आप हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आप सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें ये बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।